वासु जानता था उसका भाई कैसा था, लेकिन उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी। भैया, मैं आपका भाई हूं, क्यों मारना चाहते हो मुझे? मैंने ऐसा क्या किया है? वासु ने टूटे शब्दों में चंद्रा से दुख के साथ कहा। क्या करे वासु, ये राजपाट का खेल बड़ा पेचीदा है। देखो, तुमने ये गुप्त द्वार खोज लिया है। अब अगर अपनी शक्तियां लेकर लौट आए तो पिताजी तुम्हें ही राजा बनाना चाहेंगे। तो ऐसा न हो, इसलिए मैं यहां आया हूं, ताकि अपने पैर में फंसा तुम्हारे जैसा कांटा निकाल सके। ये बोलकर चंद्रा वासु की ओर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। वासु जानता था कि वो चंद्रा से जीत नहीं सकता, लेकिन वो बिना लड़े मृत्यु प्राप्त नहीं करना चाहता था। वो भी चंद्रा की ओर बढ़ा और चलते चलते कहा, भैया, पिताजी को कह देना कि वासु एक योद्धा की तरह वीर गति को प्राप्त हुआ, एक कायर की तरह नहीं मरा। तभी चंद्रा ने जोर से हवाई छलांग लगाकर वासु पर जोरदार वार किया। वासु ने अपने बचाव में अपने हथेली से वो मुक्का रोकने की कोशिश की। एक बहुत जोर की आवाज से पूरे नील हिम पहाड़ में दरार पड़ गई। चंद्रा का वार वासु ने एक हाथ से रोक लिया था। इस पर दोनों को ही विश्वास नहीं हो रहा था। चंद्रा के चेहरे का रंग उतर गया था। ऐसा लग रहा था वासु की कुछ शक्तियां वापस आ गई थी। उसे भी इस बात का एहसास अभी हुआ था। अब चंद्रा का हाथ पकड़ वासु ने चंद्रा को कई मील दूर फेंक दिया था। चंद्रा तुरंत ही उड़ता हुआ आया और एक जोर का वार वासु की छाती पर करते हुए बोला, हाँ, तुमने मुझे कैसे फेंक दिया? तुम तो एक साधारण इंसान हो। वासु ने एक झटके में कमर पर बंधा लाल खंजर निकाला और चंद्रा के दाहिने कंधे पर जोर की चोट मारते हुए कहा, अपने विरोधी को कमजोर समझना आपकी सबसे बड़ी गलती है भैया। और पलटकर वासु ने दूसरे हाथ से अपनी तलवार निकालकर बड़े भाई की गर्दन पर रख दी। चंद्रा कांपने लगा और वासु ने उसकी हालत देखकर कहा, मैं आपके जैसा नहीं हूं भैया, आपको जीवित छोड़ रहा हूं, तुरंत वापस लौट जाइए। और हाँ, मेरे आने तक राज्य और पिताजी का ख्याल रखिएगा, जाइए। अहंकार के अंधे चंद्रा ने कहा, आज मैं इसके लिए तैयार नहीं था, वापस मत लौटना वासु, नहीं तो पिताजी के सामने तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। इतना कहकर चंद्रा वहां से तुरंत उड़ गया। धन्यवाद मां, आप यहां ना होकर भी हमारी रक्षा कर रही हैं, आपका आशीर्वाद बनाए रखें। वासु ने अपनी मां के लाल खंजर को देखते हुए कहा। आज नीलहिम पहाड़ की दरार दो भाइयों की असीम शक्तियां टकराने का प्रतीक बन गई थी। अभी वासु की सारी शक्तियां लौटकर नहीं आई थी, इसलिए मणि की खोज जरूरी थी। बिना वक्त गवाए वासु उस द्वार के अंदर चला गया था। वासु के अंदर जाते ही नीलहिम पहाड़ से वो द्वार गायब हो गया था। वासु अब एक पर्वत श्रृंखला पर आ पहुंचा था। यह पर्वत भूरे रंग का था और दूर दूर तक कोई पेड़ नजर नहीं आ रहे थे। यहां पूरे पहाड़ पर रेत फैली हुई थी। थोड़ा आगे चलने पर वासु को पहाड़ के नीचे कई छोटे छोटे लकड़ी के बने हुए घर दिखने लगे थे और कुछ छोटे छोटे इंसान भी। तभी वासु ने सोचा, लगता है मैं किसी गांव के अंदर पहुंच चुका हूं, लेकिन यहां के लोग कदकाठी में इतने छोटे क्यों लग रहे हैं? गांव के लोगों की नजर वासु पर जैसे ही पड़ी तो वासु को देखकर पूरे गांव में हड़कंप मच गया था। लोग वासु को दानव समझकर डर के मारे भागने लगे थे, क्योंकि वासु उन सबसे बहुत लंबा और चौड़ा था। देखिए, सुनिए, आप लोग भाग क्यों रहे हैं? मैं आपका दुश्मन नहीं हूं, मेरा नाम वासु है। वासु से कद में छोटे गांव के लोग को वासु ने समझाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने वासु की एक न सुनी। भीड़ की आवाज सुनकर सेना की एक टुकड़ी गांव में पहुंच गई थी। घोड़े पे सवार सैनिकों को अपनी आंखों पर विश्वास न हुआ। इतना लंबा और गोरा इंसान उन्होंने कभी नहीं देखा था। वासु उनके पास चलते हुए आया तो सैनिकों ने तलवार निकाल ली थी। वासु, जो उनकी तलवार को अपने हाथ से तोड़ सकता था, विनम्र होकर बोला, आप सेनापति हैं? हाँ, सेनापति ने डरते हुए कहा। ये कौन सी जगह है? क्या नाम है साम्राज्य का? वासु ने सेनापति से पूछा। तू सोनपुर राज्य में है, क्या हमारे दुश्मन ने तुझे हम पर हमला करने के लिए भेजा है? मैं आपका दुश्मन नहीं हूं, मैं तो बस एक पर्वत श्रृंखला और मणि को खोजते हुए यहां पहुंच गया हूं, वासु ने सेनापति से कहा। सेनापति को वासु की कोई बात समझ नहीं आई और उसने वासु को एक खतरे की तरह ही देखा और सैनिकों से कहा, बंदी बना के इसे राजा के सामने पेश करो, तभी ये सच बोलेगा। वासु जानता था
कि ये सेनापति उसकी कोई मदद नहीं कर पाएगा। शायद इनके राजा कुछ जानते हो। ये सोचकर वासु बिना विरोध करे लोहे की जंजीरों में बंदी बनकर राजा के दरबार की ओर बढ़ने लगा था। सोनपुर राज्य के राजा थे महाराज हरिवंश मौर्य। महल भव्य जगह में फैला हुआ था। कई बड़े और छोटे गुम्बद पूरे महल के अलग अलग हिस्से में थे। स्वर्ण रंग का यह महल मानो सोने से बना था। अंदर आते ही वासु की नजर भव्य चित्रों पर पड़ी। वाह, ये तो बहुत सुंदर चित्र है। मैंने इतने सुंदर चित्र कभी अपने महल में भी नहीं देखे। वासु अब राजसभा में आ चुका था, जहां खाली सोने का एक सिंहासन रखा था और नीचे दोनों ओर मंत्री अपनी कुर्सियों पर बैठे थे। हर कोई वासु को अचंभे से देखकर अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया था। महल की दासियां और राजकुमारियां वासु की सुंदरता देख उस पर मोहित हो रही थी। पूरी सभा लोगों की धीमी धीमी फुसफुसाने की आवाज से भर गई थी। वासु को बीच में लाकर खड़ा कर दिया गया। खामोश! सिपाही ने सभी लोगों से जोर से कहा, राजाओं के राजा महाराज हरिवंश मौर्य पधार रहे हैं। पूरी सभा के लोग राजा के सम्मान में अपने घुटनों पर झुक गए थे, लेकिन वासु वहीं खड़ा रहा। सैनिकों ने बल लगाकर उसे घुटने पर बैठने की हिदायत दी, लेकिन वासु को हिला भी न सके। अपनी मोटी तोंद और घनी दाढ़ी लिए राजा दरबार में पहुंचे और अपने सिंहासन पर बैठे और उनके बाद पूरा दरबार अपनी जगह पर बैठ गया। राजा वासु को देखते ही चौंक गए थे, लेकिन फिर भी अपने चेहरे को भावहीन बनाए रखा था। तुम हमारे सम्मान में झुके नहीं, इसकी सजा मौत है, जानते हो? राजा ने क्रोधित होकर वासु से कहा। महाराज, सम्मान दिल से होता है, दिखावे से नहीं। वैसे भी हम आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे। वासु ने कहा। तुम हो क्या? इतना लंबा चौड़ा इंसान हमने पहली बार देखा है। कौन से प्रांत से हो? क्या हमारे दुश्मन ने तुम्हें जासूसी करने भेजा है? राजा ने एक साथ सारे सवाल वासु की ओर तीर की तरह चलाए। वासु इन प्रश्नों का चाहकर भी उत्तर नहीं दे सकता था, क्योंकि वो किसी साधारण आदमी को अपने जादुई राज्य इंद्रपुरम के बारे में नहीं बता सकता था। माफ कीजिए, लेकिन मैं आपको नहीं बता सकता कि मैं कहां से हूं, पर हां, इतना बता दूं कि मैं एक मणि की खोज में हूं, जो किसी पर्वत श्रृंखला में रहने वाले नागमणि समुदाय के लोगों के पास है। क्या आप हमें बता सकते हैं वो पर्वत श्रृंखला कहां है? आपको अगर नहीं पता तो मुझे आगे बढ़ने दे। लोहे की जंजीरों में बंधे वासु ने कहा, हमारी अनुमति के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता है, तो तुम कैसे चले जाओगे? कारावास में रहकर अच्छे अच्छों का मुंह चलने लगता है। सैनिकों, इसे कारावास में डाल दिया जाए और ये जब ये सच बताने के लिए तैयार हो, इसे फिर से पेश किया जाए। राजा ने कहा। वासु ने एक झटके से जंजीरें तोड़ डाली। सैनिक डर के पीछे हुए और राजा के चेहरे पर भी अब डर साफ दिख रहा था। देखिए, मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। मैं जा रहा हूं, मुझे रोकने की कोशिश न करें। ना ही मैं आपका बंदी हूं और न ही आपका दुश्मन। वासु ने विनम्रता बरकरार रखते हुए कहा और पलटकर जाने लगा। इसे मार गिराया जाए। राजा ने सैनिकों को चीखते हुए आदेश दिया। तलवार लेकर सैनिक वासु की ओर बढ़े और वासु ने एक झटके में उन्हें पटक दिया। दूर खड़े तीरंदाज ने एक तीर वासु पे चलाया और वासु ने अपने हाथ से उस तीर को रोक लिया और व्यंग कसते हुए उनसे कहा, हो गया हो आपका तो अब मैं जाऊं? राजा की डर के मारे बोलती बंद हो गई थी। वासु फिर एक बार पलटकर जाने लगा था। तभी एक तीर किसी कायर ने उसकी पीठ पर चला दिया था। अब वासु को गुस्सा आ गया था। वासु जैसे ही हमला करने पलटा, वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गया था, क्योंकि जो तीर उसकी पीठ पर लगा था वो एक बेहोश कर देने वाले रसायन में डूबा हुआ था। इस बड़े आकार के इंसान को तुरंत बंदी बनाया जाए, राजा ने आदेश दिया। गुरुवर, मैंने पहली बार इतना बड़ा इंसान देखा है। पूरी दुनिया में ऐसा कोई दूसरा इंसान कभी नहीं देखा है गुरुवर। ये कहां से आ गया होगा? क्या ऐसे भी प्रांत हैं जहां इसके जैसे विशाल लोग रहते हैं? राजा हरिवंश मौर्य ने अपने राजगुरु से पूछा। महाराज, हमने पूरी दुनिया का एक एक राज्य घूमा है। ये विशाल प्राणी इस दुनिया का नहीं है। इसने कहा था कि ये किसी पर्वत श्रृंखला पर एक मणि और कुछ लोगों को ढूंढ रहा है। करीब 3 साल पहले जब हम कैलाश पर्वत पर ध्यान लगाने जा रहे थे, तो गांव वालों ने हमें ऊपर न जाने की चेतावनी देकर कहा था कि कुछ नए प्राणी ऊपर रहते हैं, लंबे चौड़े और विशाल प्राणी।
कैलाश पर्वत की चोटी पर कोई भी इंसान नहीं जा सकता, इसलिए हमने इसे उनका वहम मानकर ध्यान नहीं दिया था। लेकिन आज लग रहा है यही सत्य हो तो। गुरु ने राजा को पूरा किस्सा सुनाया। इसके होश में आते ही मैं इससे बात करूंगा। मैं भी जानना चाहता हूं कि ऐसा कौन सा प्रांत है जिसे मैं नहीं जानता। राजा ने गुरुवर से कहा। राजा हरिवंश मौर्य कई सालों से अपने पास ही के राज्य से पराजित होते आ रहे थे। अब उनका दिमाग वासु को एक साधन की तरह देखने लगा था। वासु अगर उनका युद्ध में साथ देता है तो उनका जीतना तय था। वो गुरुवर की उस कहानी को सच बनाकर वासु की मदद लेने का सोचने लगे थे। कुछ घंटों बाद वासु को होश आया और उसने अपने आप को लोहे की कई सारी सलाखों के पीछे पाया। कौन था वो कायर जिसने मेरे पीठ पीछे वार किया था? मैं उसे जिंदा नहीं रहने दूंगा। अरे क्या तुम लोगों में वीरता नहीं है? वासु जोर जोर से चीखने लगा था। उसकी आवाज सुनते ही सैनिकों ने महाराज को उसके होश में आ जाने की खबर दी। महाराज वासु से बात करने तुरंत वहां पहुंचे। वासु ने राजा को देख तुरंत कहा, हमने आपसे कहा था हम किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन अब जितनी लाशें बिछेंगी ना, उनके जिम्मेदार आप होंगे। राजा ने वासु से कहा, हम जानते हैं कि आप जिसे खोज रहे हैं वो कहां है। गुरु की सुनाई कहानी के सहारे वासु के साथ राजा ने छल करने का सोच लिया था। बताइए कहां है? मैं वादा करता हूं कि आपको मेरे प्रकोप का नमूना नहीं देखना पड़ेगा। आपको जो चाहिए वो हमारे पास है, लेकिन मुझे जो चाहिए वो मुझे दिलाने में मदद करनी होगी। अगर आप हां कहते हैं तो मैं आपको सच बता दूंगा। तो बताइए, करेंगे मेरी सहायता? राजा ने भोले वासु से पूछा। सहायता? कैसी सहायता? वासु ने तुरंत कहा, मेरा पड़ोसी राज्य सालार कई वर्षों से हमसे धोखा करके जीतता आ रहा है। मैं चाहता हूं आप उस युद्ध में मेरा साथ दें और मुझे विजयी बनाएं। मैं वादा करता हूं कि जो आप ढूंढ रहे हैं उसका पता मैं आपको बता दूंगा। कुछ क्षण सोचने के बाद वासु ने राजा के दिए इस प्रस्ताव को हां कर दिया। ठीक है, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं, लेकिन युद्ध जीतते ही आप मुझे मणि की ओर जाने का मार्ग दिखाएंगे। जरूर, वचन देते हैं। माफी चाहते हैं कि आपको इन सलाखों के पीछे रखा। देखकर लगता है कि आपने भोजन नहीं किया है कई दिनों से। आज आप मेरे साथ खाना खाइए और कल सुबह युद्ध का डंका बज उठेगा। सैनिक इन्हें बाहर निकालकर आराम कक्ष में ले जाए और इनके और मेरे भोजन की व्यवस्था की जाए। राजा ने जब अपनी युद्ध नीति वासु को सुनाई तो उसकी निंदा करते हुए वासु ने कहा, आप युद्ध सैनिक कम होने की वजह से नहीं आ रहे, आप ये युद्ध अपनी रणनीति की वजह से हारते आ रहे हैं। अच्छा, तो अगर ऐसी बात है तो आप युद्ध जीतने के लिए क्या रणनीति बनाते हैं? राजा हरिवंश मौर्य ने वासु से पूछा। वासु ने जो इंद्रपुरम में रणनीति अपने पिताजी से सीखी थी वो उसने राजा हरिवंश मौर्य को बताई। राजा को अपने कानों पर विश्वास न हुआ और उनके चेहरे पर एक मुस्कान खिल गई। ये क्या रणनीति है? मैंने पहली बार ऐसा युद्ध का तरीका देखा है। मुझे विश्वास है कि कल के युद्ध में हम ही विजयी होंगे। आपका धन्यवाद। यह हमारे पिताजी की रणनीति है, इसका इस्तेमाल सही इरादे से कीजिएगा। शुभ रात्रि। इतना कहकर वासु वहां से निकल गया था। सुबह युद्ध का डंका बजा। राज्य सालार का हर एक सैनिक रणभूमि में उतर गया था, किंतु राजा हरिवंश मौर्य के कुछ ही सैनिक वहां थे। इस बात से सालार के राजा को घमंड आ गया कि ये युद्ध फिर से वही जीतेंगे। किंतु जब वासु एक हाथ में तलवार और एक हाथ में भाला लेकर आया तो पूरी सेना और सालार के राजा के चेहरे का रंग उड़ गए थे। क्या युद्ध में विजय होने के बाद राजा हरिवंश मौर्य वासु को सच बताएंगे? युद्ध में कौन विजयी होगा? क्या वासु की रणनीति काम आएगी? क्या अकेला वासु एक पूरी सेना पर हावी हो पाएगा? गुरुवर का सुनाया हुआ किस्सा क्या सच था? यदि हां, तो वासु कैलाश पर्वत पर पहुंचकर मणि कैसे ढूंढ पाएगा? क्या वासु अपनी शक्तियां पाकर इंद्रपुरम राज्य का शासक बन पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए श्रापित राजकुमार, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अगर हमारी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें ताकि हमें इस जैसी और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके।